मित्रों, आज हम वाल्मीकि जी को के बहाने जो है कई मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, वैचारिक मुद्दों पर। तो सबसे पहले तो जो वक्ता थे आज, उन्होंने हमें जिस तरह से एनरिच किया उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मुझे लग रहा है कि अपने सफलता की ओर आज की जो ये स्मृति सभा थी उसकी तरफ जा रही है। और मैं बहुत संक्षेप में अपनी पाठ करूंगा, ये कहते हुए पिछले उससे कि ब्राह्मणवाद जितना दलितों और पिछड़ों में है, अगर दलितों और पिछड़ों में कम हो जाए तो शायद ब्राह्मणवाद बहुत कम हो जाएगा। इस एक छोटी सी बात के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर दलित साहित्य की चेतना और संवेदना को समझना है और ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जूठन, जो आत्मकथा जूठन को समझना है, तो उसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। इन दोनों किताबों को पढ़ने का अर्थ ये है कि अगर हमें दलित चेतना और संवेदना किस तरीके से जो पूरा साहित्य के जो गैप है उनको फिलअप करती है, तो ये किताबें उसके लिए बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है कि ज्यादा चर्चा में नहीं रही है। इस बात को कहते हुए, क्योंकि समय भी अपने चरम की ओर जा रहा है, तो मैंने इसमें से कुछ अंश छांटे हैं जिनको मैं पढ़ना चाहूंगा। समकालीनता की अवधारणाएं, कुछ प्रश्न और समस्याएं। साहित्य के संदर्भ में समकालीनता का सीधा संबंध नए संदर्भों और नए भावबोध से जुड़ना है। नए संदर्भों में जुड़े बिना लेखन तो हो सकता है, लेकिन समकालीन प्रश्नों से जूझने की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देगी, तो उस सर्जन में जो भी उपस्थित होगा उसे समय की गतिविधियों से बचना ही कहा जाएगा। अज्ञे जी के संदर्भ से यदि कहें तो केवल संदर्भ नया होता है और वही नया अर्थ देता है। जो नए संदर्भ को पहचानने को तैयार है वह अपने आप नया होता है। इसी प्रकार का संदर्भ E.M. फास्टर भी व्यक्त करते हैं। मैं सोचता हूं कि जिन कारणों से मैंने उपन्यास लिखना बंद कर दिया, उनमें से एक कारण यह है कि संसार का सामाजिक रूप बहुत बदल गया है। मैं पुराने ढंग की परिवारों वाली दुनिया के बारे में लिखने का आदी था, जो अपेक्षाकृत शांत थी, वह सब चला गया। और यद्यपि मैं नई दुनिया के बारे में सोच सकता हूँ, फिर भी उसे कथाकृति में नहीं रख सकता। ये कथन बताते हैं कि रचनाकार को समय के साथ आगे बढ़ना होता है। यदि वह समय की गतिविधियों के साथ स्वयं को अपडेट नहीं करता है तो वह बहुत कुछ छूट जाता है और रचनाकार के अप्रासंगिक होने का खतरा बना रहता है। हिंदी में ऐसी स्थिति हमेशा रही है। छायावादी उस दौर की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक उथल-पुथल और संघर्ष से कटा ही रहा। निराला भी उससे जब बाहर आते हैं तो कुकुरमुत्ता, तोड़ती पत्थर, चातुरी चमार जैसी रचनाएं लिखते हैं, तभी वे प्रासंगिक भी होते हैं। हिंदी कहानी में भी यह स्थिति मौजूद है। प्रतीक मई-जून 1952 में सत्येंद्र शरत लिखते हैं, शैली में कताई का युग जिसके कृष्ण चंद्र मास्टर हैं और जो उनकी समस्त रचनाओं का एकमात्र सौंदर्य का आकर्षण है, अमृत राय के इन गद्यांशों में भी मिलता है। यानी तकली पर कपास लगा दी और तकली चला दी। जब सूत बहुत लंबा हो गया तो उसे झट से तोड़ लिया और तकली पर लपेट दिया, लीजिए कहानी तैयार। नामवर्दी इन गद्यांशों पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि उस समय ऐसी कताई करने वाले अनेक नाम थे, जिनमें एक अमृत राय भी थे, और कुछ दिनों तक कहानी के नाम पर ऐसे गद्यांशों का प्रचार था। नामवर्दी अपने लेख नई कहानी और एक शुरुआत में कहते हैं, इतिहास के नियम से इस तरह का एक युग का सत्य दूसरे युग के लिए झूठ हो जाता है और झूठ के द्वारा सिर्फ लीक पीटी जा सकती है। साहित्य सर्जन के लिए झूठ को झूठ साबित करना पड़ेगा। इस सत्य के आधार पर कहा जा सकता है कि रचनाकार को अपने भावबोध में निरंतर ताजा होते जाना है, जिसके लिए जीवन के यथार्थ से उसका गहरा जुड़ाव जरूरी है। आत्म सजगता, समय की संवेदना और सरोकारों से रचनाकार यदि तटस्थ और निरपेक्ष रहता है तो निश्चय ही वह चाहे जितनी कलात्मक शैली प्रगल्भ रचना करे, वह समकालीनता की परिधि से बाहर होकर अप्रासंगिक ही कही जाएगी। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि सत्य शाश्वत नहीं होता,
वह स्थितियों, परिवेश, समय के साथ बदलता है। जो प्रेमचंद का था वही सत्य तुलसीदास का नहीं था, वही बिहारी चंद्र बरदाई का नहीं था। यानी सत्य समय और स्थितियों के साथ मनुष्य के विकास और पतन से जुड़ा है। नामवर्जी के संदर्भ में कहें, संदर्भ से अलग होने का मतलब है पिछड़ जाना, और पिछड़ेपन की स्थिति को बनाए रखने की बात वही कर सकता है जिसे पिछड़ेपन में ही विशेष सुविधाएं हों, क्योंकि वह सहभाव से उनकी विशेष सुविधाओं के कट जाने का खतरा हो सकता है। एक समय था जब साहित्य अतीत और अभिजात्य कुलीन वर्ग को महिमा मंडित करने के लिए रचा जाता है। यह भाव हिंदी साहित्य में लंबे समय तक दिखाई देता है। मायावी कल्पना लोक में विचरते दिव्य पुरुष, स्त्री, राजघरानों के लोग, यहाँ तक कि भक्ति काल की जो भी श्रेष्ठ कही जाने वाली रचनाएं हैं, वे भी जो स्थापित करती हैं वह इतना चमत्कृत करने वाला है कि कोई भी साधारण व्यक्ति इस सृजन सृष्टि में स्वयं को बोरा महसूस करता है। तो साथियों, ये थोड़ा लंबा लेख है, लेकिन मैं इसका जो महत्वपूर्ण प्रसंग शुरुआती था उसको पढ़ा, जिसमें ये वाल्मीकि जी के विचार में साहित्य में लगातार सत्यबोध का क्या अर्थ है और समकालीनता का अर्थ किस प्रकार से आया है। इसी प्रकार से अनुभव, संघर्ष एवं यथार्थ, तो हिंदी दलित साहित्य की लोकतांत्रिकता, उस पर लिखते हैं। आज हिंदी दलित साहित्य ने अपनी पहचान स्थापित करते हुए सामाजिक मूल्यों और साहित्यिक विमर्श में अपना पक्ष दृढ़ता के साथ रखा है और साहित्य को समाज सापेक्ष और वस्तुनिष्ठ बनने की प्रक्रिया से जोड़ने की पहल की है। हिंदी के अनेक आलोचक विद्वान आज भी दलित साहित्य की आंतरिकता और उसकी चेतना को समझने के बजाय दलित रचनाकारों को कविता के शास्त्रीय तत्व सिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे आलोचक दलित साहित्य का सामंतवादी, ब्राह्मणवादी दृष्टि और मानसिकता के साथ विश्लेषण करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि साहित्य के जो संस्कार उन्हें मिले हैं उससे आगे वे सोच ही नहीं पा रहे हैं। साहित्य की जो शब्दावली और काव्य सिद्धांत उन्होंने अर्जित किए हैं उन्हें ही वे अंतिम मान बैठे हैं। इसलिए ऐसे विद्वान न घर के रहे न घाट के। जब तक वे लाभ देने की स्थिति में हैं तब तक उनका जय जयकार में कोई कमी नहीं आएगी। बाद का समय ही उनका सही मूल्यांकन कर पाएगा। तब तक वे तुलसी भक्त, मार्क्सवादी और गांधीवादी एक साथ बने रहेंगे, क्योंकि उनके प्रभामंडल की चकाचौंध, उनके इर्द गिर्द जुटी शिष्य मंडली उन्हें साफ साफ देखने ही नहीं देती है। इससे साहित्य का कितना नुकसान हो रहा है यह तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। साहित्य की जो पारंपरिक शब्दावली गढ़ी गई है उसने अमूर्तता को विकसित किया है, यानी सहज और संप्रेषणीयता की जगह अमूर्तता को शिल्प विधान का जरूरी अंग बनाने से कविता या अन्य विधाओं में जो दुरूहता उत्पन्न हुई है उसने साहित्य को जनसाधारण से दूर करने की भूमिका अदा की है, ताकि कुछ विशिष्ट लोगों का वर्चस्व बना रहे। अमूर्त शब्दावली की यह विशिष्टता है कि उसकी गिरफ्त में फंसा रचनाकार अपने भावों को रूपायित करके देखने लगता है और उसके अर्थबोध को मनचाहे ढंग से संचालित करने का उपकरण ढूंढने की कोशिशों में लगा रहता है। इससे भावबोध की विकास प्रक्रिया अवरुद्ध और जड़ हो जाती है। एक कवि जब इस अमूर्तन का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए करता है तो वह शिल्प और कला की आकर्षक शैली के कुचक्र में फंसकर रहना रचना को दुरूहता की ओर ले जाता है, जबकि कविता में कबीर की परंपरा का सहज और तार्किक विकास यदि होता तो कविता आज भी भारतीय जनमानस के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठी होती। लेकिन कविता को भले ही एक पंक्ति से साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते रहे हों, लेकिन वस्तु स्थिति कुछ और है। प्रकाशक कविता की पुस्तकें छापने में टाल मटोल करते हैं, अखबारों में कविता के लिए जगह नहीं है, लघु पत्रिकाएं अपने अपने परिवारवाद में फंसी हैं, जिनकी दृष्टि में कुछ विशिष्ट कवि ही हिंदी कविता के स्तंभ है। उन पर ही समीक्षाएं छपेंगी, उनकी ही चर्चा कराई जाएगी। इन सब स्थितियों के लिए कौन उत्तरदायी है? साहित्य समीक्षकों ने इस सवाल से कभी मुठभेड़ करने की कोशिश की है, शायद इसकी जरूरत ही नहीं महसूस की गई। ले देकर असफलता का सारा ठीकरा पाठकों के सिर पर फोड़ा जाता रहा है। यदि पाठकों की कविता के प्रति उदासीनता को समझने का प्रयास किया गया होता तो शायद स्थिति कुछ और होती। दलित साहित्य को लेकर जो विद्वानों ने अपनी राय कायम करने की कोशिश की है उसके पीछे की तार्किकता में भाव और विचार का द्वंद्व छिपा है।
दोनों को अलग करके देखने से ही ऐसे निष्कर्ष निकलते हैं। जब एक दलित रचनाकार यह कहता है कि दलित साहित्य एक आंदोलन है, तो वहाँ सबसे ही विचार जुड़ जाता है, क्योंकि किसी भी आंदोलन में भाव से ज्यादा बड़ी भूमिका विचार की होती है, जिसमें विचार और भाव एक साथ जुड़े होते हैं, जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व अलग अलग रूप में दिखाई नहीं देता है। जब पारंपरिक संस्कारों से लैस समीक्षक दलित साहित्य पर कलम चलाता है, तो दलित साहित्य की अंतर्धारा को पकड़ने के बजाय उसके आशय को समझने और जानने की जगह उसके भावबोध और उसके कला पक्ष को ही निशाना बनाता है। यह कबीर के साथ भी हुआ है और अब दलित साहित्य के साथ भी वैसी स्थिति उत्पन्न की जा रही है। तो इसमें से इतना ही अंश। तो इन लेखों को पढ़ने के साथ ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो साहित्य की और समाज की जो चिंता थी, उनसे हम परिचित होते हैं।